नमस्कार साथियों, आज हम लोग यूपी टेट 2015 में पूछे गए बाल विकास एवं मनोविज्ञान के सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो पहुंचते हैं हम लोग क्वेश्चंस पर। इससे पहले 2019, 18, 17 और 16 के सभी क्वेश्चंस को डिस्कस कर दिया गया है। आज देखते हैं 2015 में बाल विकास के आए थे क्वेश्चंस। देखिए, पहला क्वेश्चन था इसमें, वह मापनी जिसमें अंतराल के समस्त गुणों के साथ परम शून्य भी होता है। ये निर्धारण मापनी से क्वेश्चन है। मापनी के प्रकार पूछे जाते हैं तो मापनी 4 प्रकार की होती है। अगर आपसे पूछ ले जाए कि मापनी कितने प्रकार की है तो 4 प्रकार की है। वो चारों प्रकार सही हैं, यहाँ पर दिए गए हैं। नामित मापनी, क्रमिक मापनी और अंतराल मापनी और अनुपात मापनी। लेकिन इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि वह मापनी जिसमें अंतराल के समस्त गुणों के साथ परम शून्य भी शामिल होता है। तो ऐसी जो मापनी है वो अनुपात मापनी है। अगर यहाँ से इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता कि जो मापनी 4 प्रकार की है उसमें सबसे उच्च क्वालिटी की या सबसे अच्छी मापनी किसे माना जाता है, तो वो अनुपात मापनी को माना जाता है। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण होता है कहाँ पर? मूल्यों का आंतरिकीकरण। तो मूल्यों से संबंधित यानी जहाँ पे मूल्यों की बात होती है, जहाँ पर आदर्शवाद की बात होती है, जहाँ पर अच्छे आचरण की बात होती है, वो होता है परा अहम, यानी इसे कहते हैं सुपर ईगो। सुपर ईगो में मूल्यों का आंतरिकीकरण होता है। इदम जो होता है ये दमित इच्छाओं की तुरंत पूर्ति चाहता है। परा अहम बहुत ही आदर्शवादी, बहुत ही नैतिकतावादी होता है। ये कभी भी किसी गलत डिसीजन नहीं लेता है। और अहम क्या होता है? अहम समझौतावादी होता है, यानी अहम ऐसा काम करता है जिसमें ईदम की तरह एकदम पाशविक तरीके से भी काम नहीं करता है और इतना आदर्शवाद भी अहम की स्थिति में नहीं होता है जितना कि परा अहम या सुपर ईगो में होता है। दोनों के बीच में मध्यस्थता करने वाला जो होता है वो होता है अहम। लेकिन क्वेश्चन हमारा है कि फ्रायड के अनुसार मूल्यों का आंतरिकीकरण होता है, तो वो आपका आंसर है परा अहम, यानी इस क्वेश्चन का आंसर सी। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। व्यवहारवादी ने कहा है, यानी किस व्यवहारवादी ने कहा है, मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूं बना सकता हूं। तो ऐसा व्यवहारवादी, बहुत फेमस व्यवहारवादी हैं ये, और इनका नाम है वाटसन। ठीक है, बहुत ही फेमस परिभाषा है, आपको याद होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि ध्यान आकर्षित होने में किसकी भूमिका होती है? सबसे ज्यादा भूमिका किसकी होती है? उद्दीपन की तीव्रता की, या उद्दीपन की उपादेयता या उपयोगिता की, उद्दीपन की विश्वसनीयता की, या उद्दीपन की सक्रियता की? तो उद्दीपन की 4 विशेषताएं दी गई हैं, लेकिन ध्यान सबसे ज्यादा आकर्षित हो, ध्यान आकर्षित करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो भी स्टिमुलस दी जाए उसमें तीव्रता बहुत ज्यादा होनी चाहिए, यानी वो स्टिमुलस में आकर्षित करने की क्षमता बहुत ज्यादा होनी चाहिए। तो जब स्टिमुलस में यानी उद्दीपन में व्यक्ति को या प्राणी को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता ज्यादा होगी तो व्यक्ति उधर ध्यान जरूर देगा। ठीक है, तो ध्यान आकर्षित करने में उद्दीपन की तीव्रता बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगला क्वेश्चन है, छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है, क्या चीज है जो छात्र में रुचि उत्पन्न करती है? वो है प्रेरणा। प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। अगला है कि फ्रायड के अनुसार यानी फ्रायड का कोई कोटेशन है, यहाँ पर एक बात में से कोई भी फ्रायड ने कही है। देखते हैं क्या है। ग्रहण किए या सीखे हुए तथ्यों को धारण करने या पुनः स्मरण करने की असफलता को विस्मरण। विस्मरण का अर्थ है किसी समय प्रयत्न करने पर भी किसी पूर्व अनुभव का स्मरण करने या पहले किसी कार्य को करने की सफलता। विस्मरण वह प्रवृत्ति जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। देखिए यहाँ पे ए, बी, सी और ये तीनों परिभाषाएं विस्मरण की परिभाषाएं हैं और बिल्कुल सही हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि फ्रायड ने कौन सी परिभाषा दी? इसमें से 3 में से फ्रायड का कोटेशन कौन सा है? तो ऑप्शन सी आपका आंसर होगा।
क्योंकि फ्रायड ने कहा है कि विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति यानी याददाश्त से बाहर कर दिया जाता है। तो ये बात फ्रायड ने कही है, बाकी ए और बी वाली चीजों को फ्रायड ने नहीं कहा है। पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? आपने SR थ्योरी तो सुना ही होगा, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन है SOR थ्योरी। SOR थ्योरी किसने दी? SR जैसे S का मतलब था, हम लोग SR थ्योरी को, S और R थ्योरी तो आपने पढ़ा है। S से स्टिमुलस होता है और R से रेस्पॉन्स होता है, लेकिन इसमें तो पूछ दिया गया है कि SOR, यहाँ पे इसका मतलब O भी है। O का मतलब यहाँ पर है ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म यानी प्राणी। तो SOR किसके द्वारा प्रस्तावित की गई? ये थ्योरी वाटसन ने भी नहीं दी है, कोफका ने भी नहीं दी, कोहलर ने भी नहीं दी और गेस्टाल्टवादियों ने भी नहीं दी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है वुडवर्थ, जो कि इस विकल्प में नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि SOR थ्योरी के जन्मदाता कौन है? वुडवर्थ है, वुडवर्थ ने प्रस्तावित की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है। ध्यान को केंद्र करने के लिए ध्यान लग जाए तो इसके लिए सबसे पहली शर्त क्या है? ध्यान का संबंध किससे, या इस तरीके से कह सकते हैं कि ध्यान का संबंध खास तौर पे किससे होता है? तो ध्यान का संबंध रुचि से होता है। और ध्यान को मनोविज्ञान की भाषा में अवधान कहते हैं। क्या कहते हैं? अवधान कहते हैं। ध्यान को मनोविज्ञान की भाषा में अवधान कहते हैं। और आपने सुना होगा कि रुचि और अवधान एक दूसरे से बहुत अच्छे से संबंधित हैं। ठीक है, परस्पर संबद्ध होते हैं। अगर रुचि है तो आपका ध्यान केंद्रित होगा, अगर ध्यान केंद्रित है किसी बात पर, इसका मतलब है कि आपकी उसमें रुचि है। क्लियर? क्वेश्चन, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग। हर बार हर एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर रहता है। इस टॉपिक का नाम है सीखने का स्थानांतरण। तो सीखने का स्थानांतरण आप लोगों को बहुत ज़्यादा जरूरी तौर पर पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स रहता है, हर बार पूछा जाता है। एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान दूसरी परिस्थिति में उपयोग होता है, तो इसे सीखने का स्थानांतरण कहते हैं, यानी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहते हैं। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है? व्यवहार में परिवर्तन सीखना होता है, और सीखना, व्यवहार में परिवर्तन या तो अनुभव से होता है या फिर प्रशिक्षण के द्वारा होता है। लर्निंग इज मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर थ्रू ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस, या तो प्रशिक्षण या फिर अनुभव। तो व्यवहार में परिवर्तन तो सीखना ही है। ठीक है, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन सीखना या अधिगम कहलाता है, लर्निंग कहलाता है। सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? उसे स्तंभाकृति कहते हैं। आपने देखा होगा सांख्यिकी चैप्टर जब पढ़ते हैं तो इस तरीके से स्तंभ बने होते हैं, और इस स्तंभ के हिसाब से डेटा दिखाया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। किसी नगर की जनसंख्या है, या किसी कहीं पर तो कोई धनराशि एकत्रित की गई, या किसी कंपनी, कई कंपनियों का लाभ दिखाया जाता है, या किसी कंपनियों का शेयर दिखाया जाता है। तो ये सब क्या है? ये इस तरीके से जो डेटा दिखाया जाता है ये है स्तंभ, और इस टेक्निक को, इस तरीके को क्या कहा जाता है? स्तंभाकृति कहा जाता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? या विकास की ऐसी कौन सी अवस्था है जहां पर पहुंचने पर बुद्धि का विकास अधिकतम हो गया होता है, यानी पूरी तरह से लगभग हो चुका होता है? तो वो अवस्था किशोर अवस्था है। किशोर अवस्था में बुद्धि का पूरी तरह से विकास हो जाता है। ठीक है, वैसे बुद्धि का विकास 90% तो शैशवावस्था में ही हो जाता है, और 95% बाल्यावस्था में हो जाता है, और किशोरावस्था के अंत तक व्यक्ति के बुद्धि का 100% विकास हो जाता है। और उसके बाद में बुद्धि में क्या होता है? विकास तो हो जाता है, उसके बाद बुद्धि की मात्रा नहीं बढ़ती है, लेकिन अनुभव बढ़ने के साथ साथ इसमें परिपक्वता आती है। तो 12 का आंसर सी विल बी राइट हियर। नेक्स्ट है, शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है। शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है तो मूल प्रवृत्ति पर। ठीक है, जब शिशु अभी छोटा, जब बच्चा है, शिशु है, उसमें
उसे समाज से या बाहरी चीज़ों से अभी बहुत कुछ सीखने को नहीं मिला है, तो इस समय उसका जो व्यवहार होगा, उसके अंदर जो मूल प्रवृत्तियां हैं, जो जन्मजात क्वालिटीज़ हैं, उन्हीं पर आधारित होता है। तो शैशवावस्था में बालक का व्यवहार कैसा होता है? मूल प्रवृत्त्यात्मक होता है या मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही। अगला क्वेश्चन है, अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने का सिद्धांत में कोहलर ने किस पर प्रयोग किया? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये थ्योरी है, इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग। अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत कोहलर ने इस पर वनमानुष पर प्रयोग किया, और जिस पर पर्टिकुलरली प्रयोग किया उसका नाम था सुल्तान। सुल्तान नाम का वनमानुष था, चिंपैंजी था, सुल्तान पर प्रयोग किया था। ठीक है, तो 14 का ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट हियर। नेक्स्ट, यह आवश्यक नहीं कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे में भी उच्च होंगे, यानी यहाँ पर रिक्त स्थान होना चाहिए था। ये आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे किस काम में भी उच्च होंगे। उच्च बुद्धि लब्धि वाले अध्ययन कर सकते हैं, अच्छा विश्लेषण करने की क्षमता भी होगी उनमें, बौद्धिकता है, इसका मतलब वो एनालिसिस अच्छा कर सकते हैं, अच्छे अंक भी ला सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो क्रिएटिव भी बहुत ज़्यादा हों। बुद्धि होना और क्रिएटिव होना दोनों अलग अलग बातें हैं। तो ये कोई शर्त नहीं है कि कोई बच्चा बहुत उच्च बुद्धि लब्धि का है या टैलेंटेड है, गिफ्टेड चाइल्ड है, तो वो क्रिएटिव भी होगा, सृजनशील भी होगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं होती है। ठीक, तो 15 का ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अधिगम में प्रभाव का नियम किसने दिया? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इससे ज्यादा इजी कुछ हो ही नहीं सकता। अधिगम में प्रभाव का नियम हो, तत्परता का नियम हो, अभ्यास का नियम हो, ये सारे नियम थॉर्नडाइक महोदय ही दे सकते थे। तो 16 का ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट हियर। निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता है? स्मृति के मापन की कई विधियां हैं, इसमें एक विधि ऐसी है जिससे स्मृति का यानी मेमोरी का मेजरमेंट नहीं होता है। वो कौन सी विधि है? प्रत्याहन विधि मेमोरी को मापने के लिए विधि होती है, पहचान विधि भी होती है, पुनः सीखना विधि भी होती है, यानी तीनों है। तार्किक विधि जो है ये नहीं होती है, यानी यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 17 का जो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट हेयर। ठीक है, स्मृति के मापन के लिए तार्किक कोई विधि है ही नहीं। प्रत्यावाहन विधि है, पहचान विधि है, पुनः सीखना विधि है। अगला क्वेश्चन है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण यानी थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट। थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट का विकास किसने किया था? ऑप्शन नंबर सी द्वारा किया गया था, यानी मरे ने किया था। इन्हें इस तरीके से कुछ लिखते हैं, ठीक है। 1935 में इन्होंने इस TAT का निर्माण किया था, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण यानी थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान क्या है? मनोविज्ञान की जो देन है, खासतौर पे विषय केंद्रित शिक्षा नहीं है, शिक्षक केंद्रित तो हमेशा से ही रही है, और अब उसमें बदलाव आया है, क्रिया केंद्रित शिक्षा भी होती है, लेकिन जो मनोविज्ञान का जो सबसे बड़ा काम है, बड़ी उपलब्धि है, वो है बाल केंद्रित शिक्षा। मनोविज्ञान ने शिक्षा की पूरी प्रक्रिया, पूरी व्यवस्था बदल दी। इस मनोविज्ञान की देन है कि अब बच्चा इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है, चाइल्ड सेंटर्ड सारे काम हो रहे हैं बाल केंद्रित शिक्षा। ठीक, तो 19 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? ये बात बहुत जरूरी है, ध्यान रखना। वृद्धि और विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है, सीधी बात ये बतानी है। निरंतरता का सिद्धांत तो होता है, आपने पढ़ा है कि विकास अनवरत प्रक्रिया है, कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। समन्वय का सिद्धांत या सहसंबद्धता का सिद्धांत आपने पढ़ा है कि विकास के जितने भी आयाम होते हैं, जितने भी पक्ष होते हैं, वो सब आपस में अंतः संबंधित होते हैं, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक, संज्ञानात्मक या संवेगात्मक। ये जितने भी पक्ष हैं ये सभी एक दूसरे से संबंधित हैं, ठीक है, चाहे वो सामाजिक हो,
संज्ञानात्मक का मतलब यहाँ पर मानसिक से है, मानसिक की बात करें तो यहाँ पर क्या है कि शारीरिक विकास अगर ठीक नहीं है तो बच्चे का मानसिक भी नहीं होगा। मानसिक तो पहले ही हम लोग लिख चुके थे, तो दोबारा यहाँ नहीं। ठीक, तो संज्ञानात्मक या मानसिक हो गया। सामाजिक, अगर बच्चा शारीरिक रूप से सही नहीं है तो वो समाज से अच्छे से नहीं जुड़ पाता है। जैसे दिव्यांग बालक होते हैं जिन्हें दिखाई नहीं देता, जो चल नहीं पाते हैं, उनके बहुत ज्यादा दोस्त नहीं होते, यानी उनका सामाजिक विकास भी बाधित होता है। और जिनका सामाजिक विकास बाधित है या शारीरिक विकास बाधित है वो संवेगात्मक रूप से भी परेशान रहते हैं। तो इस तरीके से समन्वय का सिद्धांत भी आपने पढ़ा है। व्यक्तिकता का सिद्धांत भी होता है, यानी व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत इसे कहते हैं। हर बालक अपने आप में विशेष है और उसके विकास में अलग अलग टाइप की विशेषता पाई जाती है। तो ऐसे में क्या है, वर्गीकरण का सिद्धांत जो है ये विकास का सिद्धांत या वृद्धि का सिद्धांत नहीं है, यानी ऑप्शन आप वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से क्या बात संबंधित नहीं। वर्गीकरण का सिद्धांत कोई भी ऐसा सिद्धांत नहीं है जो वृद्धि और विकास से संबंधित हो। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? तो ये पाठ प्रस्तावना सोपान है, ये तत्परता के नियम से संबंधित है। पाठ प्रस्तावना में क्या होता है, बच्चों को वही है कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, और ये प्रश्न कैसे होते हैं, ये पूर्व ज्ञान पर आधारित होते हैं। प्रस्तावना में जो प्रस्तावना प्रश्न होते हैं वो पूर्व ज्ञान पर आधारित होते हैं, यानी पिछली क्लास में जो पढ़ाया वो पूछ लिया जाता है बच्चे से, और बच्चे को सब कुछ पता होता है तो खूब मजे से आंसर देते हैं। आंसर देते हैं तो उनका इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है, वो मानसिक रूप से तैयार हो जाते हैं, तत्पर हो जाते हैं सीखने के लिए। जैसे 2-4 क्वेश्चन शिक्षक पूछता है, बच्चे तत्पर हो जाते हैं पुरानी बातें बता करके, और तो टीचर क्या करता है कि नए टॉपिक को शुरू कर देता है वहीं से पुरानी बातों से जोड़कर। ठीक, तो पाठ प्रस्तावना का संबंध तत्परता के नियम से है, ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 21 का सी। अगला है संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान क्या होता है? संप्रत्यय जब कॉन्सेप्ट दिमाग में बनता है, दिमाग में जो कॉन्सेप्ट बनता है, कोई प्रत्यय क्लियर होता है तो उसके 4 सोपान होते हैं, उसके 4 स्टेप होते हैं। सबसे पहले तो हम प्रत्यक्षीकरण करते हैं। प्रथम सोपान क्या है? प्रथम सोपान पूछा गया तो सबसे पहले तो प्रत्यक्षीकरण करते हैं। प्रत्यक्षीकरण के बाद विभेदीकरण करते हैं, यानी देखते हैं फिर समझते हैं, उसे एनालिसिस करते हैं, कुछ अलग अलग दिखाई देता है। फिर पृथक्करण कर देते हैं, जो चीज़ें अलग होने वाली हैं उन्हें बिल्कुल पृथक तरीके से समझते हैं, और उसके बाद में जनरलाइजेशन करते हैं। तो प्रथम जो सोपान है वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी प्रत्यक्षीकरण। संप्रत्यय कोई भी कॉन्सेप्ट हम बनाते हैं अपने दिमाग में, कोई कॉन्सेप्ट सीखते हैं, कॉन्सेप्ट को डेवलप करते हैं, तो सबसे पहला काम है प्रत्यक्षीकरण। तो प्रथम सोपान पूछा था, प्रत्यक्षीकरण आपका आंसर है। बाकी 4 बातें भी आपको ध्यान रखनी है। प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय, प्रेक्षण के आधार पर अधिगम, दूसरों के व्यवहार को देखकर बालक सीखते हैं। तो ऐसी बात ये किसने कही है? ये बेंडूरा ने कही है, बेंडूरा, अल्फ्रेड बेंडूरा। ठीक है, तो प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय किसने दिया है? बेंडूरा महोदय ने दिया है। उदाहरण, उसके बाद निरीक्षण करेंगे, उसके बाद विश्लेषण करेंगे, फिर वर्गीकरण करेंगे, फिर नियम बना देंगे, नियम सिखा देंगे। निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान है? तो ये सारा काम जो होता है वो आगमन विधि में होता है। आगमन विधि ही उदाहरण से नियम की ओर होती है, उदाहरण से नियम की ओर। पहले उदाहरण बहुत सारे दिए, उसके बाद में उन उदाहरण का निरीक्षण कराया, बच्चों को विश्लेषण कराया, उस पर खूब चर्चा हुई, फिर बाद में बताया कि देखो इन उदाहरणों में एक सामान्य बात ये निकल के आ रही, ये आपको इसे ध्यान रखना, यही नियम है। तो नियम की ओर, उदाहरण से नियम की ओर आगमन विधि होती है। वहीं निगमन विधि इसकी ठीक उल्टी है, इसे कहते हैं नियम से उदाहरण की ओर, नियम से उदाहरण की ओर, नियम से उदाहरण की ओर। अंतरदर्शन विधि है और बहिर्दर्शन विधि है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है 24 का बी हो जाएगा। और पढ़ेंगे अगले को। वह अवस्था जो कि माता पिता के 21वें गुणसूत्र के जोड़े को अलग ना हो पाने के कारण होती है। तो 21वें जोड़े में जो गुणसूत्र हैं वो अलग नहीं हो पाते, ऐसे में एक जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है उसे कहते हैं, क्या कहेंगे? डाउन सिंड्रोम कहते हैं। और डाउन सिंड्रोम की स्थिति में बच्चे का जो शारीरिक
शारीरिक और मानसिक, शारीरिक और मानसिक, शारीरिक और मानसिक विकास बाधित होता है, मंद पड़ जाता है। ठीक है, तो सामान्य बालकों की तरह ये बढ़ नहीं पाते, इन्हें बहुत सारी शारीरिक और मानसिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं और ये आजीवन रहती हैं। ठीक है, तो 21वें गुणसूत्र के जोड़े के अलग नहीं हो पाने से डाउन सिंड्रोम नाम प्रॉब्लम बन जाती है दिक्कत। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तो कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? बाह्य कारक तो कोहलबर्ग के हिसाब से तीन अवस्थाएं ही है, पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक और पश्च पारंपरिक। इसी को हम पूर्व परंपरागत कहते हैं, इसे परंपरागत अवस्था कहते हैं, इसे उत्तर परंपरागत भी कह देते हैं। तो पूर्व परंपरागत अवस्था में ही बाह्य कारकों से जो नैतिकता है वो निर्धारित होती है। जैसे बाह्य कारक का मतलब क्या है? आज्ञा पालन एवं दंड। अगर आज्ञा का पालन करता है तो उसे पुरस्कार दोगे, आज्ञा पालन एवं दंड। आज्ञा पालन करेगा तो आप उसे पुरस्कार दोगे, पुरस्कार दोगे। अगर वो आज्ञा का पालन नहीं करता है तो आप उसे दंड देंगे, जो कि ये दोनों चीजें बाहरी हैं। तो नैतिकता बाह्य कारकों से पूर्व पारंपरिक अवस्था में ही डिसाइड होती। अगला क्वेश्चन है, वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र के जोड़े अलग ना हो पाने के कारण कहलाती है? डाउन सिंड्रोम है, ये पहले ही हम लोग क्लियर कर चुके हैं। ये क्वेश्चन कुछ डबल हो गए हैं। कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? सही क्रम देखिए, बच्चे का विकास जो होता है एकदम बिगिनिंग की बात है, जब गर्भधारण की स्थिति होती है तब की बात है। शुरुआत में क्या होता है ये बात है। तो सबसे पहले अंडाणु और शुक्राणु का मिलन होता है, ये बात तो सही है, लेकिन उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट नहीं बनता है, तो इसलिए ये ऑप्शन हो जाएगा गलत। और ब्लास्टोसिस्ट सबसे पहले नहीं बनता क्योंकि अंडाणु और शुक्राणु सबसे पहले आने चाहिए, इसमें भी ब्लास्टोसिस्ट पहले, ये भी गलत हो जाएगा। इसमें देखो अंडाणु और शुक्राणु के संयोजन से युग्म बनता है, जाइगोट बनता है, और उसके बाद में ब्लास्टोसिस्ट बनता है, यानी ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट हियर। 29 का डी हो जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन, और बहुत इजी क्वेश्चन भी दिख रहा है, अंतर्मुखी यानी इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट एंड एम्बिवर्ट, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी व्यक्तित्व को वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है? तो ये तो आपके युंग महोदय ही हैं। युंग ने 3 प्रकार का व्यक्तित्व बताया सामाजिक आधार पर। तो अंतर्मुखी बताया है, बहिर्मुखी, अंतर्मुखी जो केवल अपने बारे में सोचते हैं, ज़्यादा लोगों से मतलब नहीं रखते हैं। ठीक है, बहिर्मुखी बहुत ही खुशदिल लोग होते हैं, जिनके दोस्त भी बहुत ज़्यादा होते हैं, दोस्ती इनकी बहुत जल्दी हो जाती है, सभी से मतलब रखते हैं, समाज से जुड़े हुए लोग होते हैं, तो बहिर्मुखी है। उभयमुखी का मतलब है जिसमें अंतर्मुखी वाली क्वालिटीज भी हैं और बहिर्मुखी वाली क्वालिटीज भी हैं। अगर ये पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा संख्या किसकी है, तो सबसे ज़्यादा संख्या उभयमुखी लोगों की होती है, क्योंकि उभयमुखी होते नहीं, ये बन जाते हैं। ठीक, इन्हें जब ज़रूरत होती है तो अंतर्मुखी बन जाते हैं, फिर जब जरूरत होती है तो बहिर्मुखी बन जाते हैं। अपना काम है तो बहुत बहिर्मुखी हैं, अगर अपना काम नहीं है, किसी दूसरे का काम है और हमें करना पड़ेगा तो हम अंतर्मुखी बन जाएं, यानी हमें कोई कुछ पता ही नहीं, हमें मतलब नहीं, हम अपने काम से काम रखते हैं। तो उभयमुखी वाले लोगों की संख्या इसलिए बहुत ज़्यादा हो जाती है। एक युंग ने ये विभाजन किया है। आज के लिए यही 30 क्वेश्चन थे दोस्तों, मिलेंगे अगली क्लास में। सभी लोग इस क्लास को देखें और शेयर कर दें सभी के साथ, अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।